हाय, दिस इज योगेश फ्रॉम योगी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है मेनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो हमारा लंग्स में होता कैसे है। तो इसमें मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं कि हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके मेन पार्ट कौन से हैं। इसके मेन पार्ट है, जैसे ये क्या है, नोज, यहाँ से नेसल पैसेज, ये फेरिंग्स, ये बोनी प्लेट होती है, और ये माउथ कैविटी, और ये ट्रैकिया। ट्रैकिया को मैं विंड पाइप भी बोलता हूं। जैसे लैरिंग्स है, इसको मैं वॉइस बॉक्स भी बोल सकता हूं, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। और ये ट्रैकिया, फिर ये क्या है, ब्रोंकस। ब्रोंकस को ब्रोंकाई भी बोलते हैं। एक्चुअली ब्रोंकस इसका सिंगुलर वर्ड है और ब्रोंकाई इसका प्लूरल। फिर ये आगे फर्दर जो लंग्स के अंदर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई, और फिर ये डायाफ्राम। ठीक है, अब मैं इस चीज को एक एक चीजों को बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से लेंगे, बिल्कुल लाइन से। तो ठीक है, जैसे मतलब ह्यूमन है, ह्यूमन सांस लेता है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी नोज होती है, नोज के सामने दो होल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं नोस्ट्रिल। हम यहां से हमने सांस लिया, ठीक है, और यहां से सांस लेने के बाद ये जो हमारी एयर है ये नोस्ट्रिल के थ्रू होते हुए नेसल पैसेज में पहुंची। अब हमारी जो नोज होती है, नोज के अंदर क्या होता है, हेयर्स एंड म्यूकस, जो आपका फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, प्लस जो उसके डस्ट पार्टिकल होता है म्यूकस में, वो उनको वहीं ट्रैप कर लेता है, जिससे कि हमारे अंदर जो बिल्कुल क्लीन और फ्रेश एयर पहुंचती है। ठीक है, अब आती है बोनी प्लेट। बोनी प्लेट का क्या काम होता है, बोनी प्लेट में मेनली ये होता है कि जैसे ये माउथ कैविटी थी, सपोज करो आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाते वक्त आपका सांस लेने का काम कौन करेगा, आपका ये नोज से होगा, जिससे कि आप खाना खाते वक्त भी सांस ले सकते हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका नोज के थ्रू सांस था प्लस माउथ के थ्रू था, ये पीछे जाके एक होते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त भी आप सांस ले सकते हो, इसलिए ये इससे सेपरेटेड होती है। ठीक है, अब जो ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स एक्चुअली आपका नेसल पैसेज, यानी कि ये आपका माउथ जो होता है, माउथ से और आपका ट्रैकिया विंड पाइप, इसके बीच का जो पोर्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, फेरिंग्स। अब आपका सांस यहां से नोस्ट्रिल के थ्रू या माउथ के थ्रू होता हुआ नेसल पैसेज या फेरिंग्स से होता हुआ यहां से विंड पाइप में पहुंच चुका है। ठीक है, अब विंड पाइप से जैसे ही यहां पे आता है, तो इसमें जैसे ऊपर बताया मैंने, ये क्या होता है, लैरिंक्स से क्या बोलते हैं बेटा, वॉइस बॉक्स। अब सांस यहां से नीचे गया, हमारी मतलब एयर यहां से नीचे गई। ठीक है, अब एयर यहां से विंड पाइप से होती हुई नीचे जाएगी, तो एक्चुअली अब ये जो ट्रैकिया होता है हमारा, ट्रैकिया कोलैप्स ना होए इसके लिए बेसिकली इसमें ये लगी रहती है, बोलते हैं कार्टिलेजियस बोन। जैसे एग्जांपल के तौर पे तो बताता हूं मैं, जैसे मान लिया हम जूस पी रहे और थ्रू ए स्ट्रो, अगर हम स्ट्रो से जूस पी रहे हो, एकदम एक बहुत ही तगड़े स्ट्रोक से हम उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो आपकी स्ट्रो क्या हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्ट्रो मैं बोलता हूं आपकी आयरन की रही, तो क्या वो आप कितनी भी तेजी से करो कभी कोलैप्स होगी, कभी कोलैप्स नहीं होगी। तो ऐसा ही इसमें होता है, जैसे एयर यहां से अंदर आई, तो एयर अंदर आने के बाद ये इस पे कार्टिलेजियस बोन होती हैं कि आप कितना भी कुछ करो ये कभी कोलैप्स नहीं होगी। और यहां से कोलैप्स ना होने के बाद ये क्या होता है, यहां से एयर आई, फिर ये दोबारा फर्दर यहां से किन में डिवाइड हो जाएगी बेटा, ये ब्रोंकस में। ब्रोंकस इसका प्लूरल मैंने बताया, ब्रोंकाइस बोलते हैं। तो एक यहां से इधर वाले लंग्स में चलेगी, एक यहां पे इधर वाले लंग्स में चलेगी। हमारे दो लंग्स होते हैं मेनली, और ये लंग्स रिब्स के नीचे होते हैं, क्योंकि रिब्स इनका मेनली क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का। प्लस इन लंग्स के ऊपर एक लेयर भी होती है जिसे क्या बोलते हैं, प्लूरा, वो भी इनका प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो ये लंग्स में यहां से गई ये ब्रोंकस थे, ब्रोंकस इसमें फर्दर फिर डिवाइड हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं बेटा, ये लिखा हुआ है ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पार्ट पे एक एयर सैक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। मेनली हमारा जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो यहीं पे एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जो हमारे लंग्स होते हैं ये हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं, और ये हमारे स्टोमक या एब्डोमेन से बिल्कुल सेपरेटेड होते हैं बाई अ मस्कुलर पार्टीशन, जिसे बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, अभी डायाफ्राम का क्या काम है मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूं कि भाई एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता कैसे है। जैसे अब यहां से होती हुई एयर यहां तक आ गई, और उसके बाद जैसे ही ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुई, तो जो आपकी एल्वियोलाई था, जो कि आपका ब्रोंक्यूल्स का एंड स्ट्रक्चर था या एंड पार्ट था, ये एल्वियोलाई क्या होती है, एल्वियोलाई एयर सैक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ये जो है बहुत ही कम पार्ट में लार्ज एरिया को रखते हैं, जिससे कि आपको गैसेस एक्सचेंज के लिए छोटे से पार्ट में ज्यादा से ज्यादा एरिया मिले। इसमें क्या होता है, एक प्रकार से फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके पास से ही जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, वो इसके पास से जाए रहती है। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सपोज कीजिए ये आपका इसका एल्वियोलाई का ये पार्ट है, ये एल्वियोलाई है, और यहां से ये
ब्लड वेसल गई हुई है। तो जो ब्लड वेसल गई, जैसे मैंने अपनी हार्ट वाली वीडियो में बताया, जो ह्यूमन की बॉडी से हार्ट में ब्लड आया था, वो हार्ट ने पंप करके उसको कहां पे भेज दिया था, लंग्स में, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब जैसे पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे लेके आई थी, पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये इसमें छोटे छोटे कैपिलरीज में आ गया था। तो जैसे यहाँ पे ब्लड लेके आता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी से ब्लड आ रहा है, एक्चुअली उस बॉडी के ब्लड में होता क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जो हमारा लंग्स है, इस लंग्स में कंपेरेटिव टू उसके O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जो आपकी एल्वोले मैंने एक एनलार्ज करके बनाया, और इसके पास से जैसे ही ब्लड कैपिलरी पास होती है, तो जो ये ब्लड था कैपिलरीज में, और मैंने बताया कैपिलरीज की जो वॉल होती है, वो वॉल बहुत ही थिन होती है, सेमी परमेबल होती है, जो कि सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अपने में से पास थ्रू होने दे, जिससे कि उनका डिफ्यूजन हो सके। और अब आता है इनमें गैसेस एक्सचेंज होता कैसे, एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू द पार्शियल प्रेशर, कि जो यहाँ पे ब्लड है, उस ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जैसे ये एल्वुले के पास से पास होता है, तो CO2 यहां से निकल के एल्वुले में चली जाएगी। अब जो एल्वुले थी, इसमें O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से O2 निकल के ब्लड में आ जाएगी, और यहां से फिर ये फाइनली कैपिलरी सारी इकट्ठी होके पल्मोनरी वेन्स में चली जाती है, और पल्मोनरी वेन्स सारा का सारा ब्लड दोबारा से किसमें डाल देती है, हार्ट में। अब ये बात सिर्फ यहां से मैंने की है कि आपकी एयर यहां से यहां तक हुई कैसे, और गैसेस एक्सचेंज हुआ कैसे। अब मैं बताता हूं आपको कि जो आपकी एयर है, वो जिसे बोलते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो कैसे होता है। अब जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी सबमर्सिबल का पाइप है, वो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप उस पाइप के सामने अपना थंब या फिंगर अड़ाते हो, तो उससे क्या होता है, आपका एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने से क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो वो ही फंडा इसमें चलता है। ये डायाफ्राम जो था, सपोज करो आपको सांस लेना है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप सांस लोगे, तो आपका जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस पोजीशन में आएगा वो नीचे की तरफ, जिससे क्या होगा, आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि अब आपके चेस्ट कैविटी का प्रेशर डिक्रीज होगा, और बाहर का प्रेशर क्या है, ज्यादा कंपेरेटिवली। इसलिए अब एयर बाहर से अंदर की तरफ चली जाएगी, जिसे बोलते हैं इनहेलेशन, कि भाई आपने अब इस समय सांस लिया है, आपकी एयर बाहर से अंदर चली गई। अब जैसे ही यहां पे आपका जो गैसेस एक्सचेंज हुआ, उसके बाद आपको मान लिया एक्सेल करना है, वो एयर बाहर निकालने का, उस समय क्या होगा, ये आपका डायाफ्राम जो होता है दोबारा से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, जिससे कि ये ऊपर उठ जाएगा दोबारा से, जिस पोजीशन में मैंने बनाया हुआ है। तो इससे क्या होगा, आपका जो एरिया है वो दोबारा से कम हो गया। एरिया कम होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, जिससे कि अब एयर आपकी बाहर निकल जाएगी। और कुछ अमाउंट में एयर आपकी इसके अंदर रहती ही है। क्यों, क्योंकि आपका इस गैसियस एक्सचेंज में ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और जो एयर जिस अमाउंट में उसमें रहती है उसे क्या बोलते हैं, मेनली रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना। तो अब इसमें मैंने आपको थोड़ा सा 10 पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं बताता हूँ हर वीडियोस में, कि इसको समझाने की कोशिश किया कि ताकि आप इसमें लिख पाए। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में एक्चुअली लिखा भी था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम करा दीजिए, तो ठीक है, मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से कर पाएंगे, और 10th में से पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।